नमस्ते दोस्तों। जेठ की दोपहरिया में कविता के नाम पर एक साथ एक अलाव के आसपास बैठने वाले आप सब जीवन में कविता के मूल्य प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा कि हम जानते ही हैं, आलोचना पत्रिका के 3 कविता विशेषांक हमारे सामने हैं और 3 महत्वपूर्ण लोगों से हम इसके न्यूएंसेस के बारे में, इसकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में, या इसकी जो सैद्धांतिकी उभर के आती है उसके बारे में बात करेंगे। प्रिंट कल्चर की जब से शुरुआत हुई है तब से हमने देश दुनिया हर जगह बहुत सारे संवेद संकलन और महत्वपूर्ण जर्नलों के कविता विशेषांक प्रकाशित होते देखे हैं। समय समय पर 10 साल, 5 साल, कभी कभी 15 साल पर क्राइटेरियन या पोइट्री इंटरनेशनल या अपने यहाँ भी कई पत्रिकाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने स्टॉक टेकिंग के लिए, नए कैनन के निर्माण के लिए जो विशेषांक, अभी हम विशेषांकों पे ही बात करते हैं, कुछ रैडिकल लोगों ने एक साथ होके एक छाह में बैठने की, एक साथ होने के संकल्प के साथ पत्रिकाएं शुरू की, खासकर लैटिन अमेरिका में, और कुछ लिबरल डेमोक्रेट लोगों ने। मुझे नहीं लगता कि रिएक्शनरी लोगों के, प्रतिक्रियावादी के लोगों के वश में कविता होती है या उनसे सजती है। मुख्यतः यही 2 कैंप रहे हैं जिन्होंने अलग अलग समय में ये कविता विशेषांक प्रकाशित किए हैं नए कानन के निर्माण के लिए। और इन दोनों कैननों, मतलब धाराओं के आपसी संवाद के लिए भी। आपको याद होगा, ऑर्डन जैसे कार्ड होल्डर कवि ने W.B. येट्स के निधन पर एक एलिजी लिखी थी, और ये एलिजी इस बात का प्रमाण है कि संवाद का मतलब, चाहे एक मिस्टिक से बात कर रहा है एक रैडिकल कवि, लेकिन कितने सम्मान के साथ बात कर रहा है। अब थोड़ी सी बात हम इन विशेषांकों के आधार पे जो मेरी स्थापनाएं बनी है या हम सब की अलग अलग बनी होंगी उस पे कर लेते हैं बात। ये विशेषांक उलटने के बाद मुझे हमेशा लगा, दुनिया के बहुत सारे विशेषांक उलटने के बाद, कविता विशेषांक, कि विश्व युद्ध से लेकर अब तक जो सबसे अच्छी कविताएं, मारक बेधक कविताएं लिखी जा रही हैं, वो उन देशों में जिन्हें आज हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। इसके अलावा पोलैंड में और जर्मनी में, मध्य एशिया इसमें शामिल है, जापान और इजराइल के अलावा सारे एशियाई देश शामिल हैं। तो जिनकी राजनीतिक यातनाओं का इतिहास जितना गहन और लंबा रहा है, उनके यहाँ कविता उतनी ही सघन, संश्लिष्ट और धारदार लिखी गई है। बहुत सारी स्थितियां रही हैं। विश्व युद्ध से ही बात शुरू हो जाती है। विश्व युद्ध, उसके बाद मास एक्सोडस जो हुआ उस समय वो, या बहुत सारी अभी जो विश्वायन के बाद फूट लूज लेबर का एक तरह से वो उखड़ के अपनी जगहों से जब महानगरों में आए, और भी तरह की स्थितियां जो बनी, बंटवारा हुआ अपने यहाँ, उसके बाद भी कई बार उखड़ के लोग कैंपों में, शिविरों में रहने चले आए। इसका नतीजा मुझे ये दिखाई दिया
कि कविता की आंतरिक संरचना ही समझिए शरणार्थी शिविर जैसी हो गई। अगर आपने करीब से शरणार्थी शिविर देखे होंगे या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की जब भी अभी गाजा पट्टी या दूसरे जगह की तस्वीरें आती हैं उनको ध्यान से देखा होगा, तो खास तरह की उनकी एक संरचना होती है। सब तरफ लगता है कि तंबू की बाहें फैली हुई हैं, संवादोन्मुख हैं, और उनके अराजकता में भी एक खास तरह की डिसिप्लिन होती है, और मेथड इन मैडनेस जिसको शेक्सपियर कहते थे। अब उससे होता क्या है कि जितने भी सत्ता और संरचना के बाहर धके आए हुए लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं इन कविता कैंपों में। और जैसा कि आशुतोष जी कहते हैं कि उन्होंने संरचना कविता की तोड़ी है, व्याकरण के नियम तोड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक प्रयाण है, डिपार्चर है। और जितने भी लोग अब उसमें जो सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर धकेलाए गए हैं, संरचना के बाहर, जैसे स्त्रियां, दलित, आदिवासी, अश्वेत लोग, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लोग, ऐसे लोग जिनको रोजगार नहीं मिला या जो अंडर एम्प्लॉयड हैं या नौकरियां जिनकी बार बार छूट जाती हैं, या कभी कभी ऐसे लोग जो वृद्धावस्था के मुहाने पे हैं और पलट के देखते हैं कविता के बहाने कि क्या जीवन जिया, मुक्तिबोध की तरह से जीवन क्या जिया। ऐसे लोग सब इस कविता के शरणार्थी शिविर में बैठे हैं। और हालांकि जनतंत्र के हैं मुगालते, लेकिन अभी भी ना स्वाधीनता, उसके बाद जो लिबर्टी कहते हैं जिसको, स्वाधीनता, भाईचारा और पहली बात समानता, इनकी तो छोड़ ही दें। ये तो स्लो डोजेस में, लो डोजेस में शायद ही कहीं पूरी तरह पहुंचे हो, स्लो डोजेस में भी। ये सुरक्षा नाम की जो एक बहुत बेसिक आवश्यकता होती, मूलभूत आवश्यकता होती है मनुष्य की, वो सुरक्षा भी नहीं है उनके पास। स्वाभाविक है कि ऐसे समय में कविता एक प्रेशर ग्रुप के काम कर रही है। उसे लगता है कि उन्हें ऐसे लोगों की जबान में बात करना चाहिए, करनी चाहिए जो अब तक नहीं बोले, और ये खुद भी बोल रहे हैं ऐसे लोग। इसलिए आप देखेंगे कि डेमोग्राफी, मैं आलोचना के भी तीनों अंकुर पलट के देख रही थी कि डेमोग्राफी ही कविता की बदल गई है। गली मोहल्ले, चौराहे, झुग्गी झोपड़ियां, रैन बसेरे, पहाड़ पठार, खेत, वहां की बोली बानी, वहां के किरदार अनौपचारिक ढंग से एक दूसरे से बतिया रहे हैं कविता में, और लगता है कि कुछ होने वाला है। ऐसे समय में हमें ये याद दिलाने के लिए आशुतोष जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि हम इकट्ठा हैं, हम एकजुट हैं, और जो भूमिका प्रेशर ग्रुप की जनतंत्र में होती है वो कवि लोग निभाएंगे। और ये भी समझ में आता है, जैसा कि आप सब समझते हैं, कि कविता में शब्द, एक शब्द का दूसरे से जो नाता होता है वो जैसे एक अच्छे गणतंत्र में एक मनुष्य का दूसरे, एक नागरिक का दूसरे से होना चाहिए, वैसा होता है। जितनी भी अच्छी कविताएं हैं इस संग्रह की, उसमें आप देखते हैं कि बहुत अच्छा तनाव है, सहकारिता का भाव है शब्दों में, और तनाव भी है। वो तनाव है जो फ्रेंडली कंट्राडिक्शन से उठता है। उसके अलावा एक जनरल तो एक सामान्य बात तो है ही कि जैसे समता इनका मूल, मुझे हमेशा से लगता रहा है कि जो कविता के ट्रोप्स हैं वो ज्यादातर समता मूलक है। कॉस्मिक, कॉमनप्लेस, पर्सनल, पॉलिटिकल, मैक्रो, माइक्रो, दोनों के बीच झप्पी लगती है। जैसे मैं और निशा और मैं विनीता मिले, या दो सहेलियां बिछड़ी हुई मिले, तो जैसे एक झप्पी लगा के मिलती हैं, वैसे ही दो धरातल से शब्द आते हैं और
रूपक में या किसी भी दृष्टांत में एक गले मिल जाते हैं, एक चटाई पर बैठ जाते हैं, बतियाते हैं। ये साझा संस्कार जो कविता का, ये ज्यादातर अच्छी कविताओं की मैंने बात आपको पढ़ के बताई। आगे की बात करने के लिए मैं मदन जी के से उन्मुख होना चाहती हूँ। मदन जी हमारे सिद्ध कवि हैं और आलोचना में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहा है। ये लगातार ऐसी पत्रिकाएं भी निकालते रहे हैं जिन्होंने कविता से जुड़ी अच्छी बहसें की हैं। नामवर जी के साथ भी इन्होंने अच्छी बहसें की थी और सबद निरंतर उनका एक कॉलम आया करता था जिसमें अच्छी किताबों पर भी बहसें होती थी। मदन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे देश दुनिया में विशेषांक निकले और उन्होंने एक तरह से सांस्कृतिक सत्तांतरण कर दिया। बहुत सारे लोग जो पहले कैनन में नहीं थे उसको शामिल किया, बहुत सारे लोग थे जो डेटेड हो गए थे उन्हें बाहर भी किया। तो आप अपने यहाँ जो कविता विशेषांक निकले हैं उसके आलोक में क्या हमें बता सकते हैं कि मदन जी आपने क्या देखा, जो भी उत्भावना या पहल और अभी के विशेषांक आए हैं उनका मूल प्रस्थान बिंदु क्या है? मदन शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न भी है और हमें एक महत्वपूर्ण अंक पर जब विचार करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी परंपरा क्या है और जो बहुत दूर तक नहीं जाए, बहुत विस्तार में दुनिया जितने विस्तार से संपादकीय लिखा है आशुतोष जी ने, जिसमें वैश्विक समस्याओं को भी समेटने की कोशिश की है, तो उस तरह से हम बाहर की पत्रिकाओं की तो चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी में 70 के आसपास जो एक नया साहित्यिक पत्रिकाओं का एक आंदोलन शुरू हुआ जो बाद में लघु पत्रिका आंदोलन नाम दिया गया बाद में चल करके, वहां से एक नई चीज शुरू होती है बहुत सारी चीजों में। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण विशेषांक आया, अब उसकी चर्चा करने के पहले मैं दो बातें कह दूं कि विशेषांक तो बहुत निकलते हैं, पहले भी निकलते रहे, अभी भी निकल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण होती है कि अगर कोई एक विशेषांक कुछ नई स्थापनाएं लेकर आता है कविता के संबंध में तो उसका महत्व है। दूसरा है कि अगर उसके माध्यम से कुछ नए कवि स्थापित होते हैं तो फिर उसका और भी ज्यादा महत्व है। तो इन दोनों दृष्टि से देखें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण विशेषांक पहल का था। पहल का विशेषांक जो ये 1979 में आया, मुझे याद है 1979 के आसपास में आया, और उस विशेषांक के माध्यम से कविता की एक नई व्याख्या, नई स्थापना भी रखी गई और उसमें जो कवि शामिल हुए वे 8वें दशक के कवि के रूप में आज जो हम जिन्हें जानते हैं वो सब उसी के बाद, उस विशेषांक के बाद ही स्थापित हुए। और उसकी खासियत यह भी रही कि जिन कवियों को छोड़ दिया गया किन्हीं कारणों से जो नहीं आ पाए, अगर उनमें कुछ अच्छे भी थे, ज्यादातर तो अच्छे नहीं थे, तो वो भी चर्चा में नहीं रहे बहुत दिनों तक। उसका प्रभाव कुछ ऐसा था। अब देखिए उसमें तो एक स्थापना है उसमें जो मध्यवर्ग को केंद्र में रखकर, कविता को और मध्यवर्ग को केंद्र में रखकर उन्होंने बहुत सारी स्थापनाएं दी और उससे सहमत असहमत होना अपनी बात है, लेकिन एक बहुत उल्लेखनीय एक उसमें है, समकालीन कविता की एक उल्लेखनीय शक्ति यह है कि उसमें छोटे और साधारण लगने वाले अनुभव बड़े और स्तर बहुल अनुभवों से जुड़ रहे हैं और उसमें व्यक्तिगत पीड़ाओं के माध्यम से राजनीतिक यातनाएं सामने आई है। यह एक स्थापना है। मैं इससे सहमत हुआ न सहमत हुई अलग बात है, हमारी व्यक्तिगत सहमति असहमति का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये स्थापना है और इसी स्थापना के आधार पर उस समय जो कवि लिख रहे थे उन कवियों को महत्वपूर्ण ढंग से लाया गया और बहुत सारी अच्छी कविताएं भी आई। ऐसी कविताएं उस अंक में आई जिनको हम अभी भी याद कर सकते हैं, जैसे वीरेंद्र डंगवाल की कविता राम सिंह उसी में छपी थी, मंगलेश डबराल की कविता खिड़की उसी में छपी थी, अरुण कमल की कविता जिस पर उनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश वही छपी थी। और उसमें और भी महत्वपूर्ण राजेश जोशी की कविता सलीम और सन 59 का साल, शायद यही शीर्षक है, वो अंक मुझे अभी नहीं मिला था, दूसरा मिला मुझे, तो वो कविता भी उसमें छपी थी। और
मुझे याद है कि उदय प्रकाश की भी बहुत अच्छी कविताएं। तो इस तरह से ये सारे कवि आए। आलोक धनवा की कविता, ये जो मध्य वर्ग वाला मामला है और थोड़ा रूपवाद भी जो कविता में नया आया, महत्व स्थापित किया, उस दृष्टि से भी देखे तो कपड़े के जूते वो उस अंक में छपी थी। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने। और 10 वर्षों के बाद फिर उसका ही विशेषांक जब निकला तो ज्ञान जी ने कोई नया संपादकीय नहीं लिखा, उन्होंने उसी संपादकीय को, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं तो उसी वहीं से दे रहा हूं, 10 वर्ष बाद वाला ही मुझे मिला है, तो उसी को उन्होंने पूरी तरह से एक टिप्पणी के साथ कि 10 वर्षों में ऐसी कोई चीज नहीं बदली है, ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उसको फिर से हम रखते हैं। उसी को रखा और फिर किया गया कि कुछ और जो नए कवि आए, यानी 80 से के बाद 85, 87, 88 तक, उसको उसमें उन्होंने शामिल किया और पहले से जो लिख रहे थे उसमें से भी जो जिनकी निरंतरता बनी हुई थी उनको शामिल किया। तो इस तरह से वो दूसरा विशेषांक आया और उस समय भी एक पीढ़ी स्थापित हुई जिसे 9वें दशक की कविता है, 9वें के रूप में, 9वें दशक के कवि के रूप में हम जानते हैं। वो पीढ़ी उसी से स्थापित हुई। ये महत्वपूर्ण काम था। तीसरा जो उल्लेखनीय विशेषांक था वो सदी के अंत के कुछ पहले, शायद 97 में आया होगा, 97, 98 में, वो उत्भावना का कविता विशेषांक। और उसमें संपादकीय स्थापना कोई ऐसी नहीं, कुछ खास उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं। उसमें देशी विदेशी बहुत सारे कविता पर लेख हैं, टिप्पणियां हैं, वो तो शामिल है, लेकिन स्थापना नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें भी जो चयन है कविता का, उसके बाद से आखिरी सदी का जो अंतिम दशक है, उसमें जो परिवर्तन आए और उसमें जो कवि आए, उसको अपनी तरह से स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तो ये 3 है। इस बीच में आपको वसुधा का भी एक कविता विशेषांक आया था, जिसको कुमार अंबुज ने संपादित किया था। लेकिन इसमें संपादकीय स्थापना कुछ नहीं, संपादकीय टिप्पणी बहुत छोटी सी है, जिसमें कुछ 1-1.5 पेज की है, तो उसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात है नहीं। इसकी विडंबना यह रही कि संपादकीय नियंत्रण और स्थापना नहीं होने का क्या प्रभाव होता है कि इसमें इस मुख्य रूप से इसको 9वें दशक के कवियों पर केंद्रित किया गया था और इसमें 9वें दशक के वही कवि सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए जो अब उस समय ही हमें लग रहा था, उस समय तो हमारी बात को कोई मान नहीं रहा था कि ये सब के सब ब्राह्मणवादी हिंदूवादी चिंतन से प्रभावित लोग हैं जिन्हें उछाला जा रहा है। अब वो बताने की भी जरूरत नहीं है, अब तो सब सामने है। बद्रीनारायण हो चाहे संजय चतुर्वेदी हो, अब इनको बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इन लोगों को ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में रखा गया। और भी कवि आए, लेकिन इन लोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। और वो ऐसा इसलिए हो पाया कि मुझे लगता है कि संपादकीय कोई स्थापना नहीं थी, कोई नियंत्रण नहीं था, सिर्फ वो कवि थे, उनको जुटाया गया था और उसमें कुछ परिचर्चाएं भी कराई गई थी और परिचर्चा में यही लोग शामिल हुए और फिर ये सारा कुछ हो गया। कुछ लोग और लोग भी शामिल हुए, अच्छे महत्व दिया गया, जो अच्छे ही हैं, जैसे देवी प्रसाद मिश्र भी हैं, तो वो तो कम से कम उसमें उस समय भी वो विचलन नहीं था, वो आपत्तिजनक था ही नहीं, तो आज भी नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इन दो तरह के उदाहरण से ये पता चलता है कि संपादकीय जब एक दृष्टि होती है और उसके बाद जब रचना का चयन होता है तो वो सही चयन होता है, उसमें बहुत सारे विचलन की संभावनाएं कम से कम होती चली जाती है। इस दृष्टि से जब हम इस विशेषांक को देखते हैं, क्योंकि उसके बाद और बहुत सारे विशेषांक आए हैं, कई मेरे पास भी हैं, बहुत सारे मेरी शामिल है कविताएं, तो वो मिल भी रही थी, लेकिन सारे विशेषांकों की हालत यह है कि वो लगता है कि वो एक तरह से कंपाइल कर दिया गया, मतलब रचनाएं जुटाकर उसको छाप दिया गया, उसके भीतर कोई दृष्टि काम नहीं कर रही है। तो ये पहली बार ये आया, उसके बाद उन अंकों के बाद, पहल के बाद पहली बार ये हुआ कि एक नई स्थापना के साथ, 20वीं सदी में स्थापना के साथ कविता को लाने की कोशिश। तो ये तो बहुत स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं आशुतोष जी को ऐसे अनौपचारिक, तो यहाँ तो औपचारिक रूप से सामने उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, संपादकीय बहुत बढ़िया लिखा सब कुछ। लेकिन जब पहला अंक आया था तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छा अंक है और बहुत अच्छी स्थापना है और ऐसे कवि भी सामने लाए गए हैं जिनको शायद यही ला पाते। कविता विशेषांक में वो कोई मोहन मुक्त को छापे, मोहन मुक्त तो छोड़िए, मतलब कविता विशेषांक अगर सपना भट्ट को भी कोई लाए, जो लोग मुश्किल से इन लोगों को छाप पाते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन तब भी ये भी लगा था कि कुछ और 2-4 कवि ऐसे छूट गए हैं जो होते शामिल इसमें शायद, तो ये
ज्यादा मुकम्मिल लगता, क्योंकि पहल में वो भी है कि सिर्फ स्थापनाएं ही नहीं है, कवियों को भी, ज्यादातर अच्छे कवियों को शामिल भी कर लिया गया था अपने समय का, तो ये था तो वो छूट गया। लेकिन अब उस छूटने के बाद इन्होंने उसको शामिल करना शुरू किया तो 2 और अंक आ गए, तो कुछ ज्यादा ही शामिल हो गए। ज्यादा शामिल होने से होता क्या है कि जितनी संख्या आप बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा छूटने वालों के नाम याद आते जाएंगे। कम में करेंगे तो नहीं होता। अब चूंकि आपने बहुत लोगों को ले लिया है तो बहुत लोग जो छूट गए। पहले जब आपने कम पहला पढ़ा था तो हमें 2-4 नाम याद आते थे, जैसे इसमें ज्ञानंद नहीं है, राजेश जोशी नहीं है, कुमार अंबुज नहीं है, कुमार अंबुज कह रहा, वो भी नहीं थे पहले में, लेकिन ये भी मनमोहन नहीं है, लीलाधर मंडलोई नहीं है, विनोद दास नहीं है, तब यही सब 2-4 नाम ही आते थे। लेकिन जब आप जैसे जैसे बढ़ता चला गया उससे बहुत सारे नाम याद आते चले गए ना। उमाशंकर चौधरी नहीं है, निशांत नहीं है, अनिमेश नहीं है, ज्योति चावला नहीं है, लवली गोस्वामी नहीं है, अनुराधा सिंह नहीं है। जितना बढ़ते आप जा रहे हैं तो उतना ज्यादा हो गया, उतना ज्यादा और याद आते चले गए। उसका कारण ये हुआ कि पहले जो बहुत छोटा सा आपने कुछ ज्यादा विस्तार ही दे दिया। जब ज्यादा विस्तार दे दिया जाए तो चयन का संकट पैदा होता चला जाता है और फिर ये चीजें आती। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वो स्थापनाएं। दूसरे और तीसरे में जो स्थापनाएं, थोड़ी सी बात हम उन स्थापनाओं पर कर लें, क्योंकि ये सबको उत्सुकता होगी कि वो स्थापनाएं हैं क्या। तो महत्वपूर्ण है जो महत्वपूर्ण है वो जो संपादकीय में इन्होंने स्थापनाएं दी। संपादकीय स्थापनाओं में एक बात तो और मैं उम्मीद कर, मुझे लगता है कि चौथा अंक भी आएगा। फॉर्मुलेशन सारे हैं, अंत में सारी चीजें कंक्लूड, जिस तरह से पहल का 4-5-6 पेज का जो संपादकीय है उसमें चीजें कंक्लूड होती दिखाई देती है। इनकी स्थापनाएं ये शुरू होती है बहुत बड़े फलक से, वैश्विक फलक से पहले हमको शुरू होती है, और बाद में फिर ये कवियों को शामिल किया है, उनकी क्या विशेषता है उसकी चर्चा करते हुए वो खत्म हो जाती है। और अभी तक हर बार यही हो रहा है। लेकिन एक आखिर में वो कंक्लूड होनी चाहिए जिसमें कुछ स्थापनाएं आ जाए जो इस सदी की कविता की है। वो चीज अभी बाकी रहती, मुझे लगता है कि वो शायद चौथे में हो पाए, और वो करना जरूरी है तभी, नहीं तो बातें तो बिखरी हुई है जो कही है इन्होंने उसमें। तो उसमें होता क्या है कि जैसे घास काटने वाला कोई जाए अगर खेत में, बहुत सारा घास हो, काटता चला जाए और काट काट के छोड़ता चला जाए, लेकिन एक बार उसको समेट के लाना होता है, बांध करके गट्ठर में या टोकरी में, तब जाकर के वो होता है। तो वो चीज रह गई। लेकिन कुछ बातें ऐसी फिर भी कही गई है, कुछ जो पहली बार कही गई है। कई ऐसे शब्द, कई ऐसी स्थापनाएं भी दी गई है जो मुझे भी नहीं मिल रहा था, जिसे मैं खोज इस अर्थ में रहा था कि बेचैनी मेरे भीतर भी थी, लेकिन शब्द इनके यहाँ से आया। जैसे प्रतिरोध का कलावाद, प्रतिरोध तो बहुत चर्चा में भी है भी, और प्रतिरोध तो हिंदी कविता में, मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी जो भाषा है हमारी, खड़ी बोली जिसको कहते थे, ये प्रतिरोध की भाषा है। अब प्रतिरोध के साथ ही ये अंग्रेजी राज में ही ये भाषा बनी, साहित्य की भाषा बनी है, तो प्रतिरोध के साथ ही बनी, तो प्रतिरोध का अपना महत्व है। लेकिन आज के समय में जो जिस तरह की सत्ता है और सत्ता का जो व्यवहार है, उसके विरुद्ध जो एक संगठित प्रतिरोध की कविता है, उसको भटकाने की भी कोशिशें होती है। तो वो उसमें भी कलावाद एक खास तरह का जो पैदा हुआ है, इसको मैं भी समझ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये शब्द नहीं आया। तो ये शब्द के लिए मैं तो बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने शब्द दिया। अब इसका ये चाहे जितना कम उपयोग करे, लेकिन इनको कोट करते हुए सबसे ज्यादा मैं ही उपयोग करूंगा कि ये विकसित हुआ है कि प्रतिरोध का भी। और एक द्वंद्वात्मक प्रश्नानुभूति कहा कि महासिद्धांतों के विलय के बाद हम लोग ऐसे अपनी दुविधाएं, एक बहुत अच्छी स्थापना इन्होंने दी है कि अंतर संघर्ष जितने होते हैं या बाहर के इंटरवेंशन से जितने तरह के प्रतिरोध भीतर उभरते हैं, उससे कविता व्याकरण के स्ट्रक्चर में ही तोड़फोड़ कर रही है। और उसके बाद दो स्थापनाएं इनकी जो है वो समकालीन कविता पर है, और 2 स्थापनाएं कविता पर ही है। जो कविता पर है स्थापनाएं, वो तो यही है कि कोई भी कविता व्याकरण सम्मत स्थापनाएं तोड़ती है, एक तरह की टूट फूट मचाती है। और दूसरा कि पहले जो कविता के विषय थे वो अब कविता के लेखक, कविता लिखने वाले हो गए।
तीसरा उन्होंने कहा है महासिद्धांतों के विलय के बाद अब बड़े बोल तो कविता वैसे भी नहीं बोलती, वो एक शर्मीली विधा है और समझती है कि सामने वाला बुद्धिमान है तो इशारे करके छोड़ देती है वो, और इशारे में बोलती है कविता। तो उस इशारे में भी कविता, जब अभिधा की भी कविता होती है तो उसको इतने से मंच में पूरी स्थापना देनी होती है, तो उसमें कितनी टूट फूट घटित होती है। और वो प्रश्नानुभूति की बात करते हुए इन्होंने कहा है कि चूंकि अभी सब उत्तरों की तलाश में है, इसलिए वो दो, मैं और दो में स्प्लिट हो जाती है, मैं और तुम में, और उसके बाद द्वंद्व कैसे मंचित हो जाता है कविता में। आशुतोष जी, वैसे तो मैं आप पर अंत में आऊंगी, लेकिन ये बात आप अपनी स्थापनाएं थोड़ी सी और साफ कर दें, ताकि जिन लोगों के पास अभी अंक नहीं पहुंचा है या जो आराम से आपकी स्थापनाएं नहीं पढ़ पाए हैं, उन तक भी बात स्पष्ट हो जाए। आशुतोष जी। विनीता जी, आशुतोष जी का माइक। नमस्कार सभी को। मुझे लगता है कि बहुत सी बातें जो अभी तक कही गई, मदन जी ने कही हैं और आपने कही हैं, वो इस कोशिश के स्पिरिट को और उसकी सीमाओं को भी बहुत ठीक से कह रही हैं, बहुत ठीक से रिप्रेजेंट करती हैं। अगर बहुत संक्षेप में मुझे कहना हो तो ये तो जरूर है कि यह कोशिश की गई है कि ये केवल एक कलेक्शन नहीं बने, कंपाइलेशन नहीं बने। बहुत सारे कंपाइलेशन है आजकल, कविता के प्रकाशन की कोई समस्या नहीं है, इतने सारे मंच हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इंस्टा है, सब जगह कविताएं लिखी जा रही हैं, छप रही हैं। तो कोशिश यही थी कि हमारी जो नई कविता बन रही है 21वीं सदी की, उसकी थियरी क्या है, उसके पीछे की सैद्धांतिकी क्या है, कवि कैसे उसको देख रहे हैं, और आलोचक और पाठक वो कैसे ये समझने की कोशिश करें कि आखिर 20वीं सदी से 21वीं सदी की कविता का फर्क क्या है। तो चूंकि हमने एक आधारभूत मान्यता ये ली है कि हर समय की कविता अपने समय के सबसे गहरे संकट को संबोधित करती है, तो संकट की समझदारी जैसी होगी कवि की कविता की, उसी से वो नए टूल्स आएंगे कि इस संकट को कैसे, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका सामना कैसे करना है, निपटना कैसे है, बल्कि कविता कैसे इस संकट से प्रतिशुद्ध हो, कैसे इस संकट से इंटरैक्ट करे। क्योंकि कविता का काम संकट की समझदारी बढ़ाना भी है, और उसी के साथ साथ उससे बाहर निकलने के, उसकी मुक्ति के टूल्स जुटाना भी है, कल्पनाशीलता के लेवल पे, भाषा के लेवल पे। एक चीज जो हमने देखी है वो ये है कि महान कविता की खोज नहीं कर रहे हैं। जो बात ये बार बार कही जाती है कि भाई महान कविता कहाँ है, 21वीं सदी के महान कवि कौन है, तो महानता की तो कोई धारणा नहीं है, इसलिए ये खोज ही करना बेकार है। लेकिन जो जरूरी कविता है वो केवल राजनीति के और समाज शास्त्र के सवालों को नहीं उठा रही है, वो कविता के सवालों को भी उठा रही है, वो कविता की भाषा के सवाल को भी उठा रही है। क्या हुआ, रुक गए? बोले आशुतोष जी, आवाज नहीं आ रही। आशुतोष जी, कनेक्शन खत्म हुआ, कनेक्शन टूट गया। जी टूट गया कनेक्शन टूट गया है। ये स्ट्रीम यार्ड काफी आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। स्ट्रीम यार्ड जब तो
वो जुड़ेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे। निशा, आगे बढ़ेंगे। आपने तो देखा कि इन्होंने अपना संपादकीय दायित्व तो उसका विकेंद्रीकरण भी कर दिया है। बहुत सारे ऐसे कवियों को एकदम इन्होंने मौका दिया है अपनी स्थापनाएं देने का, जो कि जनरली संपादक ही देते हैं। आपने ये कवि वक्तव्य पढ़े हैं, तो इनकी क्या मुख्य स्थापनाएं हैं, आप बताएं। जी, बहुत अच्छे से ये कवि वक्तव्य पढ़े। और जैसा कि आपने कहा कि समसामयिक स्थितियों में कविता की सांद्रता और कठिन परिस्थितियों में लिखी जाने वाली सार्थक कविता की बात आपने कही यहाँ पर। और मदन जी ने हिंदी में छपने वाले उन सार्थक जो है कविता विशेषांकों की बात की, जिन्होंने कविताओं को संकलित किया, और साथ में इस और भी ध्यान दिलाया कि वे जो कविता विशेषांक थे वो खाली संकलन थे, उसमें एक संपादक का नियंत्रण उस तरह से नहीं था जैसा कि आलोचना के इन 3 कविता अंकों में हमें दिखाई देता है। और संपादकीय दृष्टि के का नियंत्रण जो था उसका महत्व भी जो है मदन जी ने समझाया। तो इन तीनों आलोचना के विशेषांकों को देखने के बाद मुझे ये लगा है कि समसामयिक कविता के मिजाज और तेवर को समझने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम है। और विश्व भर में प्रकाशित हुए सार्थक कविता विशेषांक या पत्रिकाओं के जो कविता संचयन है, वो हमेशा से हम देखते आए हैं कि उसमें साहित्य का अवदान तो एक और है, साहित्य के इतिहास में भी उसका अपना खास जो है योगदान रहा है। अनामिका दी ने जो है और मदन जी ने जो है इन कविता संकलनों की सार्थकता की बात की, और साथ में इस परिप्रेक्ष्य में चित्त के विस्तार की बात अनामिका दी ने अभी समझाई। आलोचना के इन तीनों अंकों में 60 से अधिक कवियों को एक साथ मंच पर लाना सचमुच श्रमसाध्य और परिश्रम का काम रहा है। और आलोचना के महत्वपूर्ण कविता विशेषांकों पर इस परिचर्चा में आमंत्रित करने के लिए पश्यंती का धन्यवाद करती हूँ मैं। अभी वरिष्ठ आलोचक मदन जी ने समसामयिक कविता के तेवर और स्थिति पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। साथ ही हमें ये भी बताया मदन जी ने कि कविता में जो विस्तार है, जिसे कहते हैं स्कैटर्डनेस, वो भी नजर आ रही है। और ऐसे कवि भी इन कविता विशेषांकों में हैं जिनको हमने अभी प्रतिष्ठित होने की दिशा में अग्रसर हैं, या जिनके नाम अभी यदा कदा सुनने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कवि भी छूट गए हैं, जो कवि जो है जिन्हें लगता है कि इन संकलनों में उनका होना बहुत जरूरी था। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसा कि बार बार आशुतोष जी कहते हैं कि 2000 के बाद की जो कविता है उसके 25 वर्ष हो गए हैं। तो 21वीं सदी की कविता की सरणी का जो नया ये बहाव है, और उसके साथ में स्थान बनाने की जद्दोजहद से बाहर उबर चुके कुछ विमर्श हैं, और कुछ ऐसे विमर्श हैं जो अभी जन्म ले रहे हैं, और सभी तरह की कविताएं इसमें हैं। इस कविता विशेषांकों में एक विशेष बात यह है कि जैसे एक वॉक्स पॉपुली होता है पत्रकारिता की भाषा में, कि कॉमन प्रश्न सबसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आशुतोष जी ने 3 प्रश्न जो हैं सभी कवियों से पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि 21वीं सदी की चौथाई पूरी होने को है, क्या आपको लगता है कि इस सदी में कविता कुछ आगे बढ़ी है? अगर हाँ, तो किस अर्थ में? और संकट के साथ ही उस संकट से उबरने के उपकरण या टूल्स क्या हो? दूसरा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि हिंदी कविता इस समय किसी संकट का सामना कर रही है? यदि हाँ, तो किस अर्थ में? और जो तीसरा प्रश्न है, वो प्रश्न है कि क्या कविता की जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन जो है वो दिखाई दे रहा है? तो ये जो प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न कि क्या इस समय मानव जाति और खास तौर पर
भारतीय समाज किसी संकट की जद में है? अगर हाँ, तो वो संकट क्या है और हिंदी के वर्तमान परिदृश्य में उसका कुछ रिश्ता है, चाहे वह संकट परिदृश्य का है या सफलता का। संपादकीय और तमाम लेखकीय वक्तव्यों और कविताओं से गुजरकर एक बात जो समझ में आई, एक पाठक की हैसियत से ही बात कर रही हूँ मैं, उससे अधिक तो मैं कुछ हूँ भी नहीं, कि वही कविता सार्थक है जो मनुष्य को और अधिक मानवीय बनाती है। ये सही है कि 21वीं सदी की कविता अपने समय की व्यापक सच्चाई का साक्षात्कार कर रही है और उसमें निहित द्वंद्वों को और अधिक गहरे से उबारती है और उसके भीतर उभरती है। अभी अभी अनामिका जी ने कहा कि अच्छी कविता में एक शब्द का दूसरे शब्द से वही रिश्ता होता है जैसे कि एक जनतंत्र में एक नागरिक का दूसरे नागरिक से। कविता, जहां तक हम जानते हैं, समझते हैं कि अपने मूल अर्थ में ही जनतांत्रिक है और कविता यही सुझाती रही है कि रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मंजिल वही है, मनुष्य को पूर्वाग्रहों और भेदभाव की संरचनाओं से मुक्ति दिलाना। आज हम देख रहे हैं कि विश्व में चारों ओर द्वंद्व है। द्वंद्व एक और विकास को भी देता है, जन्म देता है, और दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि ये द्वंद्व जो है वो प्रतिगामिता को भी जन्म देता है। आशुतोष जी ने पूंजीवादी समाज के युद्धोन्मादी और फांसीवादी चरित्र के बरक्स कविता के दायित्व की बात निरंतर की है। आपस में उलझी हुई ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि कविता कोई हल नहीं दे रही। आशुतोष जी की बात आधी रह गई थी, अभी वो यही बात कह रही थी, और ना ही कोई आदर्श बघा रही है, जो है जैसा है के आधार पर अपने प्रश्न उठा रही है। दूसरी ओर बहुत से प्लेटफॉर्म है, ये बात आशुतोष जी ने भी कही और मदन जी ने कही, जिसका लेखन का स्वरूप बदला है और अब हर कोई लेखक हो सकता है। लेखन जो है वो संस्थानबद्ध नहीं रहा। लेखन जो है या उसका जो प्रकाशन है वो संस्था से नहीं जुड़ा रहा और ना ही पाठक। संपादक का कहना है कि गद्य व्याकरण से मत होता है, ये बात अनामिका जी ने भी 2 बार दोहराई, और अव्यवस्था के बीच व्यवस्था कायम करने का प्रयत्न करता है, जबकि कविता वर्चस्व की संरचनाओं को पहचान कर उन्हें ध्वस्त करती है। और इस अंक की कई अच्छी कविताएं अपनी भीतरी संरचना में दृश्यों को मंचित करती हैं। जैसे पहले ही कविता के अंक 77 में कवि विनोद कुमार शुक्ल हाइकू शैली में छोटी सी कविता लिखते हैं, कटे हुए पेड़ के ठूंठ, जंगल कटने के कदम है, एक पूरा बिंब इसके माध्यम से उभर कर आता है। कविता और पाठक के संवाद के पहले कवि के साथ पाठक का संवाद कविता को पाठ प्रक्रिया की अराजकता से बचा देता है। ये बात आशुतोष जी ने भी कही और मदन जी ने भी कही, लेकिन प्रश्न फिर वही है कि कविता का पाठ, आशुतोष जी ही इसका उत्तर देंगे, किसकी दृष्टि से हो, एक पाठक की दृष्टि से, वो पाठ केंद्रित हो, या फिर वो जो कविता का जो पाठ हो वो पाठ केंद्रित हो, पाठक केंद्रित हो, या फिर कवि केंद्रित हो। और निरंतर हम देख रहे हैं कि कविताएं जो हैं वो प्रतिरोध के कलावाद के विरुद्ध हमें दिखाई दे रही हैं। मदन जी ने भी इस शब्द की या इस फराज की बहुत तारीफ की, प्रशंसा की कि ये नया शब्द जो आशुतोष जी ने गढ़ा है हमें एक नई दृष्टि भी देता है। समझ तो हम सभी रहे थे, लेकिन उसे दृष्टि प्रदान करने का काम आशुतोष जी ने नए सिरे से किया है। कविताओं का दृष्टिकोण निरंतर सभी कविताओं को देख करके हमने ये देखा कि दृष्टिकोण एकांगी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वर्ग दृष्टि की क्रांतिकारी पुनर्व्याख्या की भी मांग करती है। व्यक्तिगत अनुभव का राजनीतिक आशय अल्पसंख्यकों की कविताओं में दिखाई दिया और उनके वक्तव्यों में भी यही बात बार बार उभर कर सामने आती है। प्यार, बचपन, मासूमियत की उपस्थिति भी है यहाँ, और उसके अनुपस्थित होने का गहरा दुख भी जो कवियों के वक्तव्य में बार बार दिखाई देता है। किसी कविता ने भय और यंत्रणा के बीच भी महुआ खिलता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं जातियों के मकड़जात और सांस्कृतिक मानसिक बुनावट को चुनौती दी गई है और संस्कृति के क्षेत्र में चल रही हलचल को
कवियों ने बड़ी गहराई से महसूस किया है। भय के नए रूप कविताओं में नजर आते हैं और वक्तव्यों में भी बार बार उन रूपों की बात की गई है। जनतंत्र की बात, सत्ता की बात, सत्ता की अमानवीयता की बात, तरह तरह के भेदभाव की बात, पर्यावरण की बात, प्रकृति की बात, स्त्री, आदिवासी, सभी तरह की कविताएं इसमें हैं और सभी तरह के लेखक भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ तक कि मौसम, बारिश और नदियों के साथ उन्मुक्त संवाद भी यहाँ पर है। 21वीं सदी की कविता वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि कविता अतीत से लेकर वर्तमान तक की दमन की संरचनाओं की पहचान करने का सटीक प्रयत्न करती है। कविताओं के सरोकार वहां से भी जुड़े हुए नजर आते हैं जहां हम उपनिवेश से तो आजाद हुए, पर विभाजन, विस्थापन और हिंसा और अधिक उग्र होती चली गई। लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों के विघटन की चिंता लगभग सभी कवियों ने की है और अनेक अस्मिताओं से बनी इन कविताओं में न केवल कुछ एक खास वर्गों की मुक्ति का प्रश्न उठाया गया है, बल्कि संपूर्ण मानवता की मुक्ति की बात की गई है। कविता जो है वो एक तरह से भाषा में निहित वर्चस्व, इसकी बात बहुत से कवियों ने अपने वक्तव्य में की है कि भाषा का जो वर्चस्व है उस वर्चस्व से भी मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए कविता को, और सुसंस्कृत ध्वनियों वाली खराब कविता को पहचानने का भी एक सफल प्रयत्न जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जैसी कि जो विचार के साथ जो है बहुत ही खूबसूरती से बिंबों को भी उभारती है, और कुछ एक कविताएं एकदम वक्तव्य और नारा बनकर भी सामने आती हैं, जिन्हें देखकर मुझे नामवर जी की वो स्थापना याद आ जाती है, जहां वो कहते हैं कि कविता राजनीतिक हो, खूब हो, लेकिन कविता कविता कहने के योग्य हो और ऐसी हो कि विपरीत विचारधारा व्यक्ति भी कहे कि वाह, मैं उसकी विचारधारा से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन कमबख्त कविता खूब लिखता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग और खास तौर से आदिवासी लेखिकाओं की बड़ी सुंदर कविताएं यहाँ पर है। वहां से जुड़े हुए शब्द, वहां से जुड़ी हुई पूरी संस्कृति भी उन कविताओं में उभर कर सामने आती है। और ये प्रश्न भी उभरता है कि स्त्री का दुख जो है वो पुरुष की बनाई अवधारणाओं से भिन्न क्यों है। संकलित संग्रह में छापामार दस्ते की तरह ये जो कविताएं हैं ये बनी बनाई धारणाओं पर हमला भी करती हैं और भविष्य पर विचार भी करती हैं। कविता कैसे बनी रहे, उसके शिल्प का गठन क्या हो, और जड़ीभूत सौंदर्यानुभूति से मुक्ति का प्रश्न भी हम देख रहे हैं कि कवियों के वक्तव्य में निरंतर ये प्रश्न कौंधता रहता है कि उससे बाहर किस तरह आया जाए। अनुपम मिश्र कहती हैं कि हिंदी कविता की भाषा का भंडार कहीं ठहर जाता है, कविता खड़ी बोली में कही गई बात सरीखी हो गई है। और आप देखेंगे कि जमुना बीनी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो वो अपने वक्तव्य में कहते हैं कि भावनाओं की पगडंडियां चढ़ती उतरती शब्दों के गांव पहुंच गई, शब्द अनुभूति से रिसकर। और एक जगह ये भी कहा गया है कि शब्द अनुभूति से रिसकर नहीं आ रही, ये कविता की पंक्तियां इतनी हैं। अधिकांश जो कविताएं हैं वो अभिधा में लिखी गई कविताएं हैं, सीधी सरल भाषा में लिखी गई हैं, क्योंकि अलंकारिकता या पच्चीकारी का शायद ये युग नहीं है या कविता की आवश्यकता भी नहीं है। अधिकांश कवि भाषा को खोजने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। भाषा की परिपक्वता और अपने व्यक्तित्व के भीतर उसकी संरचना का सीधा संबंध विचार और अभिव्यक्ति से है। औसत कविता में अशोक कुमार कहते हैं, औसत कवियों के द्वारा औसत आदमी के लिए लिखी ही जानी चाहिए औसत कविताएं, इतनी औसत कि उन्हें समझने के लिए शब्दकोश की जरूरत ना हो। मदन जी की ही कविता बहुत खूबसूरती से मिथक को सामने लेकर आती है, सिसिफस के मिथक को, और वो आधुनिक जो मनुष्य है उसकी यंत्रणा को बहुत गहराई से ये ग्रीक मिथक के माध्यम से बताती है। स्थानीय शब्द कविताओं में आए हैं जो परिवेश के अनुरूप हैं, और आज की कविता निरंतर सभी कवियों के वक्तव्य से ये बात उभर कर आती है
कि आज की कविता युग की विसंगतियों से मुक्ति चाहती है, लेकिन बिना लाग लपेट के, उन्हें सीधे सीधे दिखाकर। कुल मिलाकर मेरी समझ में आलोचना का ये जो कविता विशेषांक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषांक है। आशुतोष जी, आपको इसे सामने लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसका चौथा अंक शीघ्र ही हमारे सामने होगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो कुछ अभी तक अंकों में, इन 3 अंकों में नहीं है, वो उस चौथे अंक में हमें मिलेगा। इतने कवियों को छांटना, उन्हें संकलित करना एक चुनौती है, जिसका सम्यक निर्वाह संपादक ने किया है। और अगर मैं मुक्तिबोध की भाषा में कहूँ तो नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, वह आवेग त्वरित काल यात्री है। बहुत धन्यवाद अनामिका, निशा। मैं आती हूँ वापस आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी ने जो 3-4 स्थापनाएं दी हैं, मैं सबसे पहले तो उन्हीं को चाहती हूँ कि वो उसकी व्याख्या करें, उसका भाष्य रचें। जैसे युग्मों के सरलीकरण की बात सत्ता जैसे करती है, युग्मों में सब चीज सत्य को, अनुभव को परिभाषित कर देती है, फिर उनका सरलीकरण करती है, उनका विरूपण करती है। इसको थोड़ा सा और इस पे आप प्रकाश डालें, तो जो लोग नहीं भी देख पाए हैं अंक, वो उसको अच्छी तरह के पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ें। जी आशुतोष जी। जी शुक्रिया। मैंने बीच में यहाँ बिजली की कोई समस्या आ गई थी, जिससे कि मेरी बात अधूरी रह गई, लेकिन मैंने फिर निशा जी को सुना वो पूरी करें, उसके बाद आप इसका भाष्य करें कि सत्ता का इंटरवेंशन कैसे होता है। जी मिलती जुलती बात ही है। जो मैं कह रहा था कि कविता की परंपरा पे और कविता की भाषा पे गहराई से सोचने की जरूरत ये नई पीढ़ी महसूस कर रही है। नई पीढ़ी भी महसूस कर रही है, पुरानी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि भी महसूस कर रहा है, और इस चीज को हमने रेखांकित करने की कोशिश की है। अभी मोहन मुक्त की चर्चा की मदन जी ने। मोहन मुक्त की कई कविताएं हैं, इसमें ऐसी भी कविताएं हैं जिसमें कि वो सीधे सीधे मंगलेश डबराल की किसी कविता की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं कविता के भीतर, वीरेंद्र नंगवाल की कविता की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, और जाहिर है कि ये दोनों मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। तो लेकिन जो सवाल है उस कविता के भीतर, वो व्यक्ति का सवाल नहीं है, वो सवाल है कविता की भाषा का। जब आप कहते हैं जल्लाद, आप जब फांसीवादी को कहते हैं कि वो जल्लाद है, और हम कहते आए हैं एक जमाने से बिना ये सोचे, हमारा ध्यान इस बात की तरफ गया ही नहीं कि जल्लाद एक मजदूर है, उस एक पेशा है। जब आप किसी को कसाई कहते हैं, जब आप कहते हैं बूचड़खाने की नाली, जो प्रेम की हत्या करना चाहते हैं वो बूचड़खाने की नाली से हाथ मुंह धोने आते हैं। तो मोहन मुक्त कहते हैं कि भाई वो जो कसाई का काम कर रहा है, वो तो खुद ही इस जमाने में दुनिया भर की हिंसा का शिकार है। वो कोई हिंसक व्यक्ति नहीं है, वो तो एक मजदूर है, वो तो एक श्रमिक है। तो एक तरफ तो जाति की संरचना ने उसको निशाने पे रखा है हिंसा के, वो लगातार एक सामाजिक हिंसा के निशाने पे है। दूसरे, आज की जो राजनीति है जिसमें कि प्रेम का यूं ही निषेध है, जिसमें प्रेम करना ही एक अपराध है, तो वो उसके भी निशाने पे है, कभी अपने धर्म, अपने समुदाय के कारण, कभी अपने धर्म के कारण, कभी अपनी जाति के कारण। तो भाषा, अनुपम ने भी इस सवाल को उठाया है कि भाई हम जो कहना चाहते हैं वो कहने की भाषा अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये भाषा तो उनकी बनाई हुई है जिनका कि समाज पे, संस्कृति पे, राजनीति पे हर जगह वर्चस्व रहा है। तो ये कोशिशें शुरू हुई हैं, और जैसे रविकांत की कविताओं की भी काफी चर्चा हुई थी, रवि प्रकाश की, माफ कीजिए, सॉरी, रविकांत नाम गलती से मेरे मुख से निकल गया, रवि प्रकाश की कविताओं की चर्चा हुई, और इनकी कुछ कविताएं
कविताओं के ही हैं। एक श्रृंखला है कविताओं की जिसका शीर्षक है कविताएं। उसमें से एक 2-4 पंक्तियां मैं यहाँ पे वो कहते हैं कि उसे इतनी बार लिखा गया था कि वह अपराध की पेशेवर प्राथमिकी होकर रह गई थी। पेशेवर प्राथमिकी, ध्यान देने लायक पदबंध है, क्योंकि अक्सर एफआईआर इस तरह से लिखी जाती है कि उसमें ही अपराधी को बचा लेने की सारी गुंजाइश पैदा हो जाती है। आगे लिखते हैं वो कि उसे पढ़ते हुए हत्या का पता नहीं लगता है, वह किसी शाश्वत चिंता में डूबी हुई थी, उससे समय का कुछ भी पता नहीं लगता क्या था हत्या का समय, और हत्यारा वहां मौजूद था भी नहीं। उसे पढ़ते हुए कहना बहुत मुश्किल था। वह शालीनता और भाषा की कोमलता के लिए इतनी बार संशोधित की गई थी कि मात्राएं किसी अदृश्य भय से कांप रही थी। ये कविता बहुत कुछ कह देती है 21वीं सदी की हिंदी कविता के बारे में। मुझे लगता है कि 20वीं और 21वीं सदी की कविता का एक बड़ा फर्क ये है कि वो ये जरूरी समझती है कि आतताई की पहचान की जाए, सिर्फ व्यक्ति की पहचान नहीं, व्यक्ति की भी पहचान हो। व्यक्ति के नाम भी खूब आ रहे हैं आजकल की कविताओं में, लेकिन ये ठीक ठीक बात हो कि किसकी हत्या हो रही है और कौन हत्या कर रहा है। जब आप अमूर्त ढंग से तानाशाह की बात करते हैं, तानाशाही के खिलाफ कविताएं लिखी जाती हैं, तानाशाह पे कविताएं लिखी जा रही हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि ये कोई तानाशाही कोई हर समय की, हर दौर की, हर देश की कोई एक परिस्थिति है जिसका कि विरोध कविता में किया जा रहा है। लेकिन सारी तानाशाहियां एक जैसी नहीं है, सारे तानाशाह एक जैसे नहीं है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो किस तरह की तानाशाही है, वो किस तरह का उत्पीड़न है, वो धर्म के नाम पे हो रहा है, वो जाति के नाम पे हो रहा है, वो जेंडर के नाम पे हो रहा है, वो खास तरह की दक्षिणपंथी विचारधारा के नाम पे हो रहा है, वो किसको निशाने पे ले रहा है, ये इसकी शिनाख्त कविता। तो अगर ये शिनाख्त हमें दिखाई देती है तो हमको लगता है कि भाई ये एक नई बात है जो कि 21वीं सदी की हिंदी कविता ने जोड़ा है। इसी के साथ जो जुड़ी हुई बात है कि जो मैंने लिखा भी है कहीं कि भाई हम ये कहते हैं कि ये जो दलित कविता, स्त्री कविता, आदिवासी कविता की चर्चा की जाती है, और मैंने तो ये भी प्रस्तावित किया है कि हमें मुस्लिम कविता की बात भी करनी चाहिए, पर अब तक इनकी चर्चा इस तरह से कुछ होती थी कि जैसे ये हिंदी कविता की धारा के साथ साथ कुछ हाशिए से जुड़ी हुई चीजें हैं। मतलब कविता की एक मुख्य धारा है और ये उसकी उपधाराएं हैं या नई धाराएं हैं। हमने ये कहने की हिम्मत की है कि असल में अब ये मुख्य धारा और उपधारा जैसी कोई बात नहीं रह गई है, और चूंकि दुनिया भर का जो संकट है वो एक राइट विंग पॉलिटिक्स का जो जबरदस्त उभार है, वो सब तरह की प्रगतिशील आवाजों को अपने निशाने पे ले रहा है, वो हर तरह के न्याय की मांग को अपने इशारे पे ले रहा है। तो जो अन्याय के शिकार हैं वही उस संकट को सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं, वही उस संकट को सबसे ज्यादा लिख रहे हैं, वही उसका सामना कर रहे हैं, इसलिए वही मुख्य धारा का निर्माण कर रहा है। पर एक और बात जिसकी तरफ मैंने ध्यान खींचने की कोशिश की थी वो ये थी कि जैसे कई जगहों पे हम देखते हैं दूसरे देशों में, बाहर, कि जब एक खास अस्मिता से जुड़ी हुई कविता आती है तो जैसे वो जो एक प्रचलित बदलाव का विमर्श रहा आया है संस्कृति में, जो मार्क्सवाद का विमर्श रहा आया है, उसके साथ एक दुश्मनी का रुख रखते हुए सामने आती है। हिंदी में यह स्थिति थोड़ी सी अलग है और ये ध्यान देने की बात है। यानी जो हमारे दलित, स्त्री, आदिवासी कवि हैं उनको मार्क्सवादी
आलोचना से या मार्क्सवादी कवियों से बहुत गहरी शिकायतें हैं। उनकी आलोचना बहुत शार्प है, लेकिन शत्रुता का रुख नहीं है। और ये एक समझदारी है कि जो बदलाव की लड़ाई है वो एक सम्मिलित लड़ाई है। स्त्रियां जो लिख रही हैं वो दलितों के और आदिवासियों के और अल्पसंख्यकों के सवालों को, उनके संकटों को इतनी ही गहराई से समझने की कोशिश कर रही हैं, लिखने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई दलित लिख रहा है, कोई आदिवासी लिख रहा है, तो वो उत्पीड़न के जितने भी रूप हैं, उत्पीड़न के जितने भी तंत्र हैं, उन सभी को पहचानने की कोशिश कर रहा है। और उसकी निगाह में ये बात है कि ये सिर्फ अस्मिताओं के असर्शन की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक राजनीतिक बदलाव की लड़ाई है, जिसमें कि वर्ग के वर्चस्व का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण, किसी ने उसको छोड़ा नहीं है। तो एक तो ये चीज है कि हमें ये, जिसको जो फेमिनिज्म के डिस्कोर्स में, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह की प्रभागीयता दिखाई देती है, सेक्शनैलिटी दिखाई देती है, वो सेक्शनैलिटी हिंदी की 21वीं सदी की हिंदी कविता में हमें देखने को, इंटरसेक्शनैलिटी हमें देखने को मिलती है। तो एक तो ये है कि वो ठीक ठीक पहचान कर रहे हैं पीड़ित कौन है, दुश्मन कौन है। आप देखिए, जो हमारे मुस्लिम मित्र हिंदी में कविताएं लिख रहे हैं, चाहे वो अदनान हो, जावेद हो या जुबैर सैफी हो, इनको ये जरूरत महसूस होती है कि अगर मुसलमान इस पूरे तंत्र में निशाने पे है और उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा का बहुत सा अंश इस कारण से है कि वो इस समय मुसलमान है, उसको उस रूप में कहा जाना चाहिए। तो ये एक बात है। और सवाल उठाने वाली बात जो आपने कही, और जो बाइनरीज की बात की, कि अब ये दुनिया जो है वो बाइनरीज के माध्यम से समझी नहीं जा सकती है, और जो बाइनरीज बनाई गई हैं वो बाइनरीज असल में समस्याओं को, प्रश्नों को एक सरल तरीके से पेश करने की कोशिश के तहत बनाई गई है। यानी जब हम बाइनरीज में बात करते हैं, जैसे हम जेंडर की बाइनरी में बात करते हैं, जो फेमिनिज्म में शुरुआत में कुछ सेक्शंस में ये रहा होगा कि भाई ये स्त्रियों की एक लड़ाई है जो पुरुषों के खिलाफ है, लेकिन अब फेमिनिज्म के भीतर ये बहुत पुरानी सोच हो चुकी है, क्योंकि ये जो स्त्री और पुरुष की बाइनरी बनाई गई है, वो बाइनरी ही असल में स्त्री के और उसके साथ साथ जो दूसरे तमाम जेंडर्स हैं उनके दमन का और उत्पीड़न का सबसे बड़ा साधन है। तो ये जरूरी है कि हम इन बाइनरी थिंकिंग से बाहर निकलें, और ये हमें हिंदी कविता में दिखाई देती है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, लड़ाई जो है वो उसके पीछे कुछ और है, उसके पीछे की राजनीति कुछ और है, उसके पीछे का पूरा प्रोजेक्ट कुछ और है। तो ये, और वो स्त्री पुरुष की लड़ाई नहीं है। तो ये समझदारी आपको विष्णु नागर की जैसे जो कविता है, उतना मैं हिंदू हूं, तो उसमें आप देखें कि वो कोई हिंदू होने को लेकर के उनको कोई अपराध बोध नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक हिंदू बनाया जा रहा है, वो जो राजनीतिक जो मुसलमान बनाया जा रहा है, जिसको निशाने पे लिया जा रहा है, वो एक दूसरी चीज है। और एक व्यक्ति का हिंदू या मुसलमान होना एक मानवीय, एक स्वाभाविक जो उसकी चीज है, उसके बीच का जो गैप है, उस पे वो कविता सवाल उठाती है। तो इस तरह के जो बहुत से नए ट्रेंड्स हैं वो 21वीं सदी की कविता में हमें नजर आते हैं। और हम इसलिए ये नहीं कहते कि भाई ये अब देखिए, जब कविता बदलती है, कविता बदल रही है, और 21वीं सदी को आए हुए 25-26 साल हो गए। जब मुक्तिबोध ने एक नए किस्म की कविता लिखने की कोशिश की,
तो मुक्तिबोध के जमाने में तो नहीं पहचाना गया ना उसको। वो तो मुक्तिबोध के जीवन के अंतिम दिनों में ही जाके धीरे धीरे उसको स्वीकृति मिलनी शुरू हुई, और उनके जाने के बाद फिर लोगों को लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी कविता है। तो एक नई प्रक्रिया है। अगर हम मुक्तिबोध को भी सामने रखें तो 21वीं सदी की जो हिंदी कविता है उसका, उनकी कविता का एक अगला विस्तार हम इस रूप में कह सकते हैं कि वहां पे केवल वो एक मिलिट्री रूल, एक तानाशाही, एक अंधेरा जो कि अमूर्त है, अदृश्य है, वो नहीं है। उस अंधेरे का चेहरा है, उस अंधेरे की पहचान है, लोग हैं। चाहे आप प्रेम की बात करें, आप देखिए जो नेहा नरूका की कविताएं हैं, कविता कादम्बरी की कविताएं हैं, या पराग की कविताएं हैं, या इवन मोहन मुक्त की भी कविताएं हैं, बहुत से लोगों की कविताएं। यहाँ पे जो मौजूद है मैं उनकी कविताओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सी कविताएं, प्रेम है इन कविताओं में, मृत्यु है इन कविताओं में। ये समझना कि केवल वही कविता होती है जो गहन प्रेम की बात करे और मृत्यु के गहन अवसाद की बात करे, उस समझदारी से थोड़ा भिन्न ये समझदारी है कि प्रेम के भीतर भी एक राजनीति हमेशा मौजूद है। कौन किससे प्रेम कर रहा है, वो पुरुष कौन है, वो सवर्ण है, वो हिंदू है, वो दलित है, वो स्त्री कौन है, कौन सा पुरुष किस स्त्री से प्रेम कर रहा है, या प्रेम केवल पुरुष और स्त्री तक सीमित नहीं है। आप देखिए उजमा शरवत की जो कविता है एसेक्सुअल, वो तो उन लोगों की पीड़ा को भी उतनी गहराई से सामने रखती है जो कि एसेक्सुअल लोग। मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कोई कविता पहले लिखी गई है इस पर। तो प्रेम कोई जेंडर और सेक्स से बंधी हुई चीज नहीं है, और जहां जिनके बीच भी प्रेम है उस प्रेम की एक पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स को अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप 21वीं सदी की प्रेम कविता नहीं लिख सकते। मृत्यु का अनुभव, चंद्रभूषण की कविता में एक कविता है जिसमें वो मरे हुए लोगों को याद करता है। कौन कैसे मर रहा है, मृत्यु केवल एक एग्जिस्टेंशियल अस्तित्ववादी किस्म की चीज नहीं रह गई है, लोग हर जगह मारे जा रहे हैं। तो कौन कहाँ कैसे कैसे मारा जा रहा है उसका अनुभव, और कौन मर रहा है उसका अनुभव, वो सब एक जैसा नहीं है। कौन कौन अकेलापन, पर अकेलापन किसका है? वो अकेलापन एक दलित स्त्री का अकेलापन है, वो एक आदिवासी स्त्री का अकेलापन है, या वो एक महानगरीय सवर्ण हिंदू पुरुष का अकेलापन है। वहां भी अकेलापन हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, पर अब ये सब चीजें एक अमूर्त किस्म की, एक एग्जिस्टेंशियल और दार्शनिक किस्म की चीजें नहीं रह गई हैं, बल्कि जो वास्तव में भोग रहा है इंसान। मैंने कहने की कोशिश की थी कि जो अनुभव के गर्भ से निकले हुए सवाल है। आप कितनी भी बाइनरी बनाएं, कोई भी विचारधारा थोप दें लोगों के ऊपर, वो तो होती है, हम जानते हैं, वर्चस्व के साधन है, लेकिन और उससे चीजों को देखने का नजरिया भी प्रभावित होता है। लेकिन जो अन्याय का शिकार हो रहा है, स्त्री चाहे उसको कितनी भी पितृसत्ता, उसके दिमाग में पितृसत्ता के संस्कार भर दिए जाए, लेकिन स्त्री होने का जो उसका अनुभव है, उसका जो दुख है, वो तो गायब तो नहीं हो जाएगा, वो तो कहीं ना कहीं तो उसके भीतर रहेगा। तो उस दुख को जब वो कहने की हिम्मत करती है, या उस दुख को जब वो समझने की हिम्मत करती है, तो वो सारे संस्कार फिर वो सवालों के दायरे में आने लगते हैं। यही अनुभव से प्रश्न पैदा होते हैं। इसी को मैंने एक संवेदित प्रश्नवाचकता कहने की कोशिश की है कि आप तो कुछ कह रहे हो, लेकिन हमारा अनुभव तो कुछ कह रहा है। तो जो आप कह रहे हो वो सच है क्या? सच किसका है? ये जो सच समझा जा रहा है वो सच आखिर है किसका, अगर वो मेरे अनुभव के सच से मेल नहीं खा रहा? तो ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्तियां हैं। अब ये जरूर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, हम ये नहीं कह सकते कि ये नई चीज नहीं है, ये नई बातें नहीं है। अब ये यात्राएं शुरू हुई हैं,
इनमें से ये बात सही है कि बहुत से अभी ऐसे कवि हैं जिनको मैं लेना चाहता हूँ, शामिल करना चाहता हूँ, और अनेक कारणों से अभी तक उनकी कविताएं मुझ तक नहीं पहुंच पाई हैं या वो शामिल नहीं हो पाए हैं। ये सोचा तो यही था मैंने, शुरू में तो हम सबने, हमारी पूरी टीम ने बैठ के जब बातचीत की थी, आलोचना की, तो तय तो यही हुआ था कि हम 30-40 तक कवियों की संख्या रखेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि भाई ये दो चीजें हम रेखांकित कर रहे हैं, तो बहुत सी आवाजें हैं जो उसको अलग अलग तरीके से कह रही हैं, और वो अगर एक साथ आती हैं अपनी एक सोच के साथ, अपनी एक समझदारी के साथ, और एक सूत्र दिखाई देता है। ठीक है कि अब तक लगभग 60 कवि सामने आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि करीब 20-1 कवि अगले अंक में शामिल होंगे। तो जब आप देखेंगे कि इनके बीच एक सूत्र जरूर है, एक कविता रचना की जो नई प्रक्रिया है वो सब जगह दिखाई दे रही है। तो उससे मुझे लगता है कि हमें 21वीं सदी की कविता की जो सैद्धांतिकी है उसको निर्मित करने में, उसको समझने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है, और ये थोड़ा काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये एक नए तरह की कविता है। बहुत से महत्वपूर्ण हमारे कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, पुराने कवि हैं, वो अभी भी लिख रहे हैं। कुछ उसमें से अपने पुराने ढंग से लिख रहे हैं, कुछ बिल्कुल नए ढंग से लिख रहे हैं उसमें, या फिर नई चीजों का सामना कर रहे हैं, तो उनमें वो चीजें आ रही हैं। लेकिन ये कविता बहुत एक ऐसी कविता है जो कि आप, जिसमें कि आप मनुष्य को पहचान सकते हैं कि ये किस मनुष्य की कविता। ये मनुष्य, एक अमूर्त मनुष्य की कविता नहीं है, ये किस आपने मनुष्य की बहुत कविता अच्छी बात कही आशुतोष जी, कि मृत्यु और प्रेम के भी जो रंग हैं वो स्पेसिफाइड हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ी सी बात सहानुभूति और स्वानुभूति के विलय के बारे में भी कहेंगे क्या? क्योंकि दलित कवियों ने जैसे आदिवासियों की सहानुभूति में भी लिखा है, तो ये जो पहले एक हल्की सी असहमति थी उनके मन में कि स्वानुभूति ही प्रखर है, वो भी एक बाइनरी सी बनती जा रही थी। एम्पैथी को अब स्वयं जितने भी यहाँ के दलित कवि हैं उन्होंने एक बृहत्तर शोक का या प्रतिरोध का या तकलीफ का, जैसे फरीद की कविता है, माँ के बारे में है, उसमें 2-3 तरह के माँ की चुप्पियों के बारे में है। तो कितने सारे विमर्श एक कविता में एक तरह से गलबहियां डाले चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ सहानुभूति और स्वानुभूति का भी बाइनरी अब टूट रही है? कुछ कविताओं के साक्ष्य से आप ऐसा कह सकते हैं। संवाद की एक स्थिति यह भी होती है कि ये भी टूटती है धीरे धीरे, जब सहकारिता की बात आती है, संवाद की बात आती है, तो इस तरह से नहीं देखा जाता है। और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है या कविता का ही प्रकाश आगे बढ़ लौ ऊंची उठती है, वैसे वैसे हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे पानी है 2-4 स्रोतों से चला और आपस में मिला, उस तरह से आप ये रंग गहराते हुए देख रहे हैं क्या कविता में? जी बिल्कुल। संवेद कोरस वाला रंग। मैं इसको इस तरह से देख पा रहा हूँ, ये जो बाइनरी है, ये भी एक बाइनरी जो बन गई थी स्वानुभूति और सहानुभूति की, उसमें ये समझने की जरूरत है। ये दलित तो आदिवासी और स्त्री कवि भी समझ रहे हैं इस बात को कि जो स्वानुभूति है या जो अनुभव है उसका एक अर्थ है, उसका एक महत्व है। वो जो अनुभव की बात है, जो मैंने भोगा है, जो मैंने महसूस किया है, वो तो जिसने नहीं महसूस किया है उस तक तो उस रूप में नहीं जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बात स्वानुभूति की, इसका कोई मतलब नहीं।
लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ उन कवियों में वो ये है कि अनुभव इस सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन का, इस सिस्टम के वैलेंस का। बात ये नहीं है कि जैसे मैं अगर एक गैर दलित की तरह बात करूं तो मेरे सामने सवाल ये नहीं है कि मैं एक दलित के जीवन को सहानुभूति के साथ देखने की कोशिश करूं, बल्कि सवाल ये है कि ये जो जाति का सिस्टम है वो हर किसी को प्रभावित कर रहा है, हर किसी को ऑप्रेस कर रहा है। अगर मैं एक संवेदनशील मनुष्य हूं तो मैं जाति की सुविधाओं को भोगते हुए भी इस बात से आंख नहीं मूंद सकता कि ये सिस्टम कैसे मेरी मनुष्यता को भी ऑप्रेस कर रहा है, और ये सिस्टम कैसे जिन दूसरे लोगों को ऑप्रेस कर रहा है उसमें मेरी जो सुविधा की पोजीशन है उसकी भी एक भूमिका है। तो इसलिए वो अब सहानुभूति का प्रश्न नहीं रह गया है, अब वो प्रश्न रह गया है कि हम कैसे इस सिस्टम की पूरी जो शोषणकारी जो उसका पूरा तंत्र है, जो इस सिस्टम के का जो लॉजिक है, इस सिस्टम में जो एक्सप्लॉयटेशन का लॉजिक है, जो हिंसा का लॉजिक है, उसको हम कितना महसूस कर पा रहे हैं, उसको हम कितना देख पा रहे हैं। इसलिए वो बाइनरी टूटती है और इसलिए वहां पे एक तरह की इंटरसेक्शनलिटी पैदा होती है। ये तो फेमिनिज्म के भीतर भी ये समझदारी धीरे धीरे आई है कि ये जो पुरुष है वो पुरुष भी एक शिकार है इस जेंडर का। वो एक स्तर पे हो सकता है कि वो उस वर्चस्व का भागी हो, उसका लाभ उठा रहा हो, लेकिन वो चीज उसकी अपनी मनुष्यता को, उसके अपने मानवीय रिश्तों को, अगर आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिस दुनिया में कुछ लोग अन्याय के शिकार हैं, शोषण के शिकार हैं, हिंसा के शिकार हैं, तो उस दुनिया में आप कहाँ प्रेम तलाश करने जाएंगे? उस दुनिया में प्रेम संभव कैसे है? जाति की दुनिया में प्रेम संभव कैसे है? प्रेम तो बिना बराबरी के, बिना जहां इंसान इंसान की तरह एक दूसरे से मिल सके, उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो ये जो चीज है वो जोड़ रही है। इसलिए मैं इसको सहानुभूति की कविता नहीं कहूंगा और इसको सहानुभूति की कविता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम समझें वे कवि जो समझ पाते हैं कि कैसे एक ऑपरेसिव सिस्टम हर किसी को ऑपरेस करता है। तो सहानुभूति में लिखने की कोशिश नहीं करें, अपनी ही बात लिखें या जो उनके आसपास घटित हो रहा है उसी की बात लिखें, तो भी वो बात बनती है। इसलिए वो अब डिबेट बहुत ज्यादा रह नहीं गई है, वो बाइनरी उस तरह से बहुत होल्ड नहीं कर ठीक है। बहुत अच्छे विचार बिंदु हमने, समय चूंकि हो चला है, सबको भूख लग गई होगी, तो अभी हमने जो बिंदु सामने रखे उस पे बहुत सारा पल्लवन हमारे भीतर लगातार वो प्रोलिफरेट करता जाएगा और इसी तरह धीरे धीरे ये जो विचार की बेल है वो कटीली चारदीवारियों के पार भी उठती चली जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि कविता जो है वो जैसे धरती के बारे में कहते हैं कि 1/3 ही वो भूमि है, बाकी 3/3 पानी है। कविता की जो जमीन है अब 3/4 वो यथार्थ है, दैनंदिन यथार्थ है और उसके कई रंग हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि उसमें स्पेसिफाई करने वाले क्लास, कास्ट, जेंडर पोजीशन, जेंडर में भी थर्ड जेंडर का पोजीशन, और उसके अलावा जो अल्पसंख्यक है, हालांकि क्रिश्चियन कवि और सिख कवि अभी उस तरह से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मुसलमान कवियों में बहुत सारे ऐसे प्रखर कवि हैं जो इसको इतने आत्मीय क्षण उठाते हैं अपने जीवन से,
क्योंकि मार्मिकता तो कविता की एक बहुत बड़ी ताकत है। वो आदमी के वजूद में हृदय के आश्रय ही प्रवेश करती है। पहले खटखटाती है, दरवाजा नहीं खुलता तो वो जाम दरवाजा आगे तोड़ के भी प्रवेश करती है, लेकिन हृदय के ही रास्ते। तो जितनी भी श्रेष्ठ कविताएं हैं वो किसी भी विमर्श, किसी भी वर्ग और वर्ण और लिंग की पोजीशन से आती हों, वो हृदय के रास्ते कुछ अंतरंग मार्मिक क्षण इस तरह से सामने रखती हैं कि हमारा उनसे तादात्म्य होता है। गहरा तादात्म्य होने से ही चित्त विस्तार होता है। आखिर स्वानुभूति भी, जगबीती आप बीती भी सुनाई तो इसलिए जाती है कि वो सामने समझी जाए, संवाद का द्वार खुले। ये एक बहुत सुंदर प्रयास है और इसके अगले अंक की भी हम अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशुतोष जी का बहुत धन्यवाद कि एक तरह का संवेद, एक तरह का कोरस, जैसे ग्रीक नाटकों में एक कोरस होता था, वो भविष्य की भी बात कहता था और सब मिलके उस कोरस में गाते थे। तो इस तरह की एक स्थिति इन्होंने पैदा की। आशुतोष जी और निशा जी ने पाठ साक्ष्य से बात की। उसके अलावा मदन जी ने पूरा एक पर्सपेक्टिव रखा कि कविता संकलनों ने क्या भूमिका, और खासकर जिनमें एक पर्सपेक्टिव बिल्डर वो है, भूमिका है, जिनकी संपादकीय हैं जितने अच्छे, मतलब यहाँ के भी और बाहर की भी पत्रिकाएं मुझे याद आ रही हैं जितनी भी हैं, पार्टिजन रिव्यू और शिवानी रिव्यू, सबके जो, और इस तरह से आलोचना के भी जो अभी के जो संपादकीय है, सबका एक कोलाज बनाया जाए तो वो साहित्य के इतिहास का एक मुखपत्र होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत सुंदर प्रयास शुरू हुआ है और बहुत उम्मीद से हम देख रहे हैं सब तरह के अपने कवियों को जो अलग अलग तब मैंने जैसा कहा, एक तरह की यातना शिविर में, एक तरह के शरणार्थी शिविर में बैठे हैं, सत्ता से, संरचनाओं से बाहर बैठे हैं, वो एक साथ होने का एहसास अपने भीतर जगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।